जैसे जैसे किसी मेटालिक वायर पर स्ट्रेस को, फोर्स को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उसमें एक्सटेंशन, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन भी बढ़ते जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं बच्चों। अब इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ को प्लॉट करें तो किस तरह का ग्राफ मिलता है, इस बारे में हम बात करेंगे बच्चों। हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेन, जिसे आप लोग स्मॉल एस, और दूसरा एक्सिस जो है बच्चों वो यहाँ पर है स्ट्रेस, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एस से। हम एक्चुअली देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर। किसी धात्विक तार के लिए इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनता है। देखिए साहब, जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे बच्चों, वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ते जाता है। आप उस पर फोर्स बढ़ाते जाइए, उसमें जो स्ट्रेन है, उसमें जो विकृति है बच्चों वो बढ़ती जाएगी, एंड यू विल फाइंड इस तरह का आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा बच्चों, आपको एक इस तरह की सरल रेखा मिलेगी। और हम यूँ कह सकते हैं, चलिए साहब इसे अगर हम ओ मान लें तो ये जो ओ ए जो होगा बच्चों, ये वो रेंज होगी जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि आप जिस रेशो में स्ट्रेस को बढ़ाएंगे उसी रेशो में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अगर आपने स्ट्रेस को 4 गुना कर दिया, स्ट्रेन 4 गुना हो गया। स्ट्रेस को अगर आपने हाफ कर दिया तो स्ट्रेन भी हाफ हो जाएगा। एनीवेज, सो ये ओ ए रीजन में बच्चों आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब उसके बाद में यदि फर्दर आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाएं, फर्दर अगर आप बच्चों स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो फिर स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन अब बच्चों लीनियरली नहीं बढ़ेगा। अब जो होगा स्ट्रेन बच्चों वो इस तरह का कुछ कर्व्ड नेचर गेन कर लेगा, हल्का सा उसमें कुछ इस तरह की वक्री प्रवृत्ति आ जाएगी बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, यू विल बी फाइंडिंग सम कर्व्ड ग्राफ लाइक दिस। और ये आपके पास में बच्चों पॉइंट बी आ गया। अब ये वो रीजन है बच्चों, अगर आपने ओ से, अगर आपने मान लीजिए इस एक्सिस पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट में जा रहे हैं स्ट्रेन बढ़ रहा है। लाजमी सी बात है बच्चों, ओ ए रीजन में क्या था, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे। मतलब हम यूँ कह सकते हैं साहब की प्रोपोर्शनलिटी वाला फंडा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, हुक्स लॉ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद में क्या होता है, ए से बी तक अगर आप फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं बच्चों तो फिर स्ट्रेन बढ़ता है, लेकिन अब लीनियरली नहीं बढ़ता बच्चों, अब वो थोड़ा सा कर्व्ड नेचर का हो जाता है। लेकिन ये वो पूरा रीजन ओ बी वाला जो रीजन होगा ये बच्चों, ये पूरा ऐसा रीजन होगा जिसमें मटेरियल जो होगा बच्चों वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, या यूँ कहा जाए कि परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, मानते हुए कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नेचर शो कर सकती है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें कि हाँ साहब परफेक्टली इलास्टिक है, सो ओ से लेके बी तक के रीजन में बच्चों द मटेरियल विल शो परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अगर आपने ओ से बी के बीच में कहीं पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, इफ़ यू रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पर भी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं बच्चों, तो उस केस में आपको जो है मटेरियल वापस से ओरिजिनल शेप को, साइज़ को बच्चों रिगेन कर लेगा, वो अपनी वास्तविक शेप में आ जाएगा, वास्तविक आकृति में आ जाएगा। तो ये जो रीजन है बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि ओबी वाली जो रेंज है बच्चों ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है। हालांकि इस पूरी लिमिट में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हुक्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ पर बच्चों? ओ से ए तक। हालांकि हमने कहा था बच्चों कि अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि पूरी इलास्टिक लिमिट में हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओ से ए तक जब तक स्ट्रेट लाइन मिला तब तक एप्लीकेबल था, ए से बी तक आपको स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी से नहीं बढ़ा, और मटेरियल ने इलास्टिक बिहेवियर भी शो करा। तो ये इलास्टिक लिमिट वाला केस हो गया बच्चों। अब बी के बाद में क्या होता है बच्चों, अब अगर आप फर्दर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, फर्दर आप ऊपर जाते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेन बढ़ेगा और कुछ इस तरह से आपको कर्व्ड नेचर का ग्राफ मिलेगा बच्चों। और ये लीजिए, ये पॉइंट सी है, किसी एक पॉइंट सी तक, पॉइंट सी तक आपको इस तरह का केस मिलेगा बच्चों। अब इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में भी, बी से सी तक के रीजन में भी अगर आपने कहीं पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, इफ़ यू रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स इन दिस रीजन, तो वापस से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसी की वैसी शेप साइज़ में नहीं आ पाएगी बल्कि जैसी पहले थी। भाई देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक मेटालिक वायर है, ओ से ए तक के रीजन में क्या होगा, मैं जिस रेशो में फोर्स बढ़ाऊंगा उसी रेशो में स्ट्रेन बढ़ेगा। ए से बी तक के रेशो में मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, कुछ कर्व्ड नेचर का हो जाएगा। लेकिन ओ से बी तक का जो पूरा रीजन होगा उसमें ऐसा रहेगा कि कहीं पर भी अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया तो ये वापस से ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। ये कन्फर्म है।
मतलब मटेरियल इज बिहेविंग परफेक्टली इलास्टिक नेचर। और फिर बी से सी तक के रीजन में क्या होगा बच्चों, अगेन वही स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन वो लीनियरली नहीं बढ़ेगा, कर्व बढ़ेगा। और सेकेंडली इस रीजन में क्या होगा, बी से सी तक के रीजन में अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स कहीं पर भी हटा दिया तो ये वापस से ओरिजिनल शेप साइज में रीगेन करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं गेन करेगा बच्चों जैसा पहले था। अब एक्चुअली क्या होगा, अगर आपने बी से सी के रीजन में कहीं पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये स्ट्रेन इसमें वापस से कम होने लगेगा, और इस तरह से बच्चों आपको मिलेगा कि ये ओरिजिनल शेप साइज़ में आया, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं आ पाएगा, हल्का सा इसमें चेंज रह ही जाएगा। मान लीजिए आपका 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, आपने 140 तक बढ़ाया, तो वो कम होते 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 एक बिल्कुल 100 तक नहीं आ पाएगा, समवट 101 102 पर आकर रुक जाएगा। मतलब उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा बच्चों। इससे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, जो ओ ई जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप कहा करते हैं बच्चों परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट को हिंदी में कहा करते हैं स्थाई। तो ये एक स्थाई विकृति रह जाएगी भाई। आपके ओरिजिनल वायर आपने 100 का लिया था, आपने कुछ भी लेंथ तक खींचा, वापस से जब आप लेकर आए बच्चों तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन डेफिनेटली बच जाएगा, पूरा का पूरा वैसा का वैसा नहीं हो पाएगा। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड हो गया जैसे हमने यहाँ पर काम किया बच्चों। और ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये लाइन इस ओरिजिनल लाइन के पैरेलल होगी। और सी से डी के बाद में बच्चों इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में बच्चों कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। एक रफ ग्राफ हम बना रहे हैं, मैंने ग्राफ ऐसा लिया, कोई ऐसा भी ले लेता है भाई। सी से डी तक के रीजन में क्या होगा, अब अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ेगा, एब्रप्ट चेंज आएगा। एब्रप्ट चेंज मेरे कहने का मतलब देखिए, आप सी से डी तक गए तो आपने स्ट्रेस को मात्र इतना सा बढ़ाया। आप जब सी से डी तक गए बच्चों, दिस वर्टिकल एक्सेस यू हैव टेकन अ स्ट्रेस एक्सेस, आपने जब सी से डी तक गए तो आपने स्ट्रेस को सिर्फ इतना सा बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन खूब सारा बढ़ गया। मतलब यूं कह सकता हूं कि मटेरियल लगभग एक तरह से कुछ ऐसा हो गया जैसे वो फ्लो होना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया मटेरियल भाई सी से डी तक। फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ स्ट्रेस लार्ज स्ट्रेन वुड बी ऑब्जर्व्ड। लार्ज स्ट्रेन मिलेगा बच्चों, मटेरियल बहना शुरू कर देगा। और सी के बाद वाला रीजन ऐसा है बच्चों जिसमें अगर आपने फिर मतलब सी से डी तक के रीजन में एक बात तो ये देखिए कि स्ट्रेस बढ़ा है तो स्ट्रेन एकदम से बड़ा, एब्रप्ट चेंज आया। और सेकेंडली ना केवल उसमें एब्रप्ट चेंज आया बच्चों, बल्कि उसके बाद में एक दूसरी बात यहाँ पर और भी है कि ये जो बिहेवियर है सी से डी तक का, इसमें मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा। और इस वाले को हम बच्चों, इस रीजन को हम बोला करते हैं कि मटेरियल जो है दैट विल शो प्लास्टिक बिहेवियर। उसका जो नेचर है बच्चों वो प्लास्टिक नेचर हो जाएगा, उसका जो बिहेवियर है बच्चों वो प्लास्टिक के जैसा हो जाएगा। प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, प्लास्टिक वो होता है जिसमें मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता। सो ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन था, जितना स्ट्रेस बढ़ा है उतना स्ट्रेन बढ़ा, एक बात। बी से सी तक कर्व्ड हो गया, पर ये है कि हाँ इलास्टिक नेचर बता रहा है। ओ से ए तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, बाद में एप्लीकेबल नहीं है। पर ओ से बी तक का जो बिहेवियर है बच्चों वो परफेक्टली इलास्टिक में आ सकता है। बी से सी तक में इलास्टिक है, पर वो वापस ओरिजिनल शेप साइज में आएगा इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स इज एलिमिनेटेड, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं, कुछ परमानेंट उसमें अंतर रह जाएगा, जिससे आप परमानेंट स्ट्रेन भी कहते हो बच्चों और परमानेंट सेट भी इसे कहा जाता है। अच्छा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है बच्चों, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उससे हम लोग जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते होते हैं बच्चों एस वाई से। बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है, जहाँ तक आइडियल जहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर बताया था बच्चों, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस वाई से। और एस वाई को हम ये बोला करते हैं बच्चों यील्डिंग स्ट्रेस। यील्डिंग स्ट्रेस ये लीजिए, ये जो पॉइंट बी है बच्चों, इस पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। दिस पॉइंट बी इज नोन एज बच्चों यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या होता है, जहाँ तक मटेरियल आइडियल परफेक्ट इलास्टिक बिहेवियर बता रहा है भाई। बी इज द रेंज जहाँ तक इलास्टिक लिमिट थी। सो उस पॉइंट को आप बोलते हो यील्ड पॉइंट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास में स्ट्रेस होता है उसे यील्डिंग स्ट्रेस बोला जाता है बच्चों, जिसे हम एस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बी से सी तक आइडियल था, परफेक्टली नहीं था। हम बोल सकते हैं बच्चों कि बी से सी तक वो इलास्टिक तो है बट नॉट परफेक्ट इलास्टिक, नॉट परफेक्ट इलास्टिक बच्चों।
और पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, पूर्ण वापस से वो नहीं गेन करेगा। अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन बच जाएगा, जिसे परमानेंट स्ट्रेस या परमानेंट स्ट्रेन या फिर परमानेंट सेट कहा करते हो बच्चों। और सी सेट डी तक आपने क्या देखा, मटेरियल यहाँ पर लगभग फ्लो होना शुरू हो गया। फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन में एब्रप्ट चेंज आएगा। अब पॉइंट डी पर एक समय ऐसा आएगा बच्चों जहाँ पर जाकर वायर टूट जाएगी। अगर आपने स्ट्रेस को इससे भी ऊपर बढ़ा दिया, इफ़ यू इंक्रीज स्ट्रेस फर्दर बियॉन्ड दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट से भी ज़्यादा स्ट्रेस को कर देते हो तो यहाँ जाकर वायर जो है बच्चों वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ये जो पॉइंट डी होता है बच्चों, इससे हम कहा करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, टूटने वाला पॉइंट। इसे आप क्या नाम देते हैं बच्चों, ब्रेकिंग पॉइंट। हम लोगों ने भी जब लॉन्जिट्यूडिनल इलास्टिसिटी के ऊपर काम किया था बच्चों, तो मैंने आपको एक सम भी कराया था कि मैक्सिमम कितनी लेंथ सस्पेंड कर सकते हो, आपको ध्यान हो बच्चों। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ जाकर वायर टूट जाती है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है बच्चों, पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है बच्चों, उससे हम लोग बोला करते हैं, डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा बच्चों, उससे हम बोला करते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, त्रोटन प्रतिबल। मतलब किसी वायर को तोड़ने के लिए मिनिमम कितना स्ट्रेस चाहिए, हाउ मच मिनिमम स्ट्रेस वी रिक्वायर, हाउ मच मिनिमम स्ट्रेस वी रिक्वायर टू ब्रेक अ वायर। किसी वायर को तोड़ने के लिए मैं मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ये टूट जाए, उससे हम बोला करते हैं बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस, त्रोटन प्रतिबल। और इसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में हम बात करें, द मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर इज नेचुरली इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, इट इज़ इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। आप क्या करिए बच्चों, ब्रेकिंग फोर्स को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दीजिए, त्रोटन बल को आप क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। वायर को तोड़ने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम फोर्स चाहिए होता है बच्चों, उसे आप ब्रेकिंग फोर्स कहते हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था भैया कि किसी वायर को तोड़ने के लिए मिनिमम कितना लेंथ आप लटका, मैक्सिमम कितनी लेंथ लटका सकते हो, तो ये होता है बच्चों ब्रेकिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, वही की वही बात मैंने यहाँ पर करी। अब मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँ बच्चों कि ये जो स्ट्रेस होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मटेरियल। इसका मान सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर निर्भर करता है बच्चों, और किसी पर नहीं। ये ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब आप इतनी मोटी वायर को तोड़िए या इतनी मोटी वायर को तोड़िए, दोनों को तोड़ने के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो सेम होगा। आप इतनी वायर को तोड़ने के लिए जितना आपको स्ट्रेस चाहिए उतना ही स्ट्रेस बच्चों इसको तोड़ने के लिए भी चाहिए। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो कई लोगों को समझ में आता है, अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, सर इसको तोड़ना आसान है इसको तोड़ना मुश्किल है, सर ये मोटी वायर है, सर ये पतली वायर है, पतली वायर को मैं आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, मोटी वायर को ब्रेक करने में मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। देखो अभी करना आपके सामने, तो मोटी वायर को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है बच्चों, लेकिन वो तो ब्रेकिंग फोर्स हुआ ना, मैं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बोल रहा हूँ। भाई स्ट्रेस दोनों को सेम लगेगा, इसको तोड़ने में जितना स्ट्रेस लगेगा इसको तोड़ने में भी स्ट्रेस उतना ही लगेगा। फोर्सेस दोनों के अलग अलग होंगे बट स्ट्रेस दोनों का सेम होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है बच्चों किसी भी मटेरियल का वो कांस्टेंट होता है। इफ़ यू चेंज मटेरियल देन ब्रेकिंग स्ट्रेस इज चेंज। ऑब्वियसली इस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन आप मटेरियल के डायमेंशंस को चेंज कर दीजिए बच्चों, मटेरियल ऐसा कर दीजिए ऐसा कर दीजिए, जो मर्जी रखिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस विल रिमेन सेम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए हम लोग इस पर बड़ा सरल सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, लिखिएगा बच्चों। ब्रेकिंग फोर्स फॉर अ वायर ऑफ रेडियस आर इज एफ। ब्रेकिंग फोर्स फॉर अ वायर ऑफ रेडियस आर इज एफ। कैलकुलेट ब्रेकिंग फोर्स, कैलकुलेट ब्रेकिंग फोर्स फॉर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस 2r। आर रेडियस के किसी वायर को ब्रेक करने के लिए आपको एफ फोर्स लगता है, उसी मटेरियल के 2r रेडियस की वायर को ब्रेक करने में कितना फोर्स लगेगा, फटाफट वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब क्या है बच्चों, देखिए मैंने क्या बोला आपको, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है, इट इज़ कांस्टेंट। इसका वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल वही का वही है, सेम मटेरियल की वायर है, दोनों बार सेम रहेगा। तो जो पहली वाली वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा बच्चों, वही ब्रेकिंग स्ट्रेस दूसरे वाले के लिए होगा। और स्ट्रेस का मतलब होता है बच्चों फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो पहली वाली वायर का इतना और दूसरी वाली वायर का एरिया बच्चों इतना होगा।
मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, पहली वाली वायर को तोड़ने के लिए फोर्स कितना लग रहा है, F, उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दूसरी वाली वायर को तोड़ने के लिए बच्चों मैंने मान लिया फोर्स F2 और उसका एरिया जो होगा बच्चों वो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर होगा। हल करके देख लीजिए बच्चों, आपको F2 मिलेगा कितना, 4F। तो ऑफ कोर्स इस वायर को तोड़ने में आपको फोर्स कम लगा, इस वायर को तोड़ने में फोर्स ज़्यादा लगा। फोर्स दोनों के लिए अलग होगा। ब्रेकिंग फोर्स विल एब्सोल्यूटली बी डिपेंडेंट अपॉन द एरिया बच्चों, बट स्ट्रेस कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस तो बच्चों दोनों केसेस में सेम रहेगा, स्ट्रेस दोनों केस में सेम रहेगा, स्ट्रेस दोनों का सेम रहेगा। पहली वायर को तोड़ने के लिए जितना स्ट्रेस लगेगा उतना ही स्ट्रेस दोनों को लगेगा। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ एरिया पर नहीं। ऑफ कोर्स आपने बचपन में पढ़ा होगा भैया, वो कहानी सुनी होगी, एकता में बहुत ताकत होती है, यूनिटी में बहुत पावर होती है। तो वही बात है बच्चों कि इसको अगर तोड़ता हूँ तो तोड़ना मुश्किल आसान है और इसको तोड़ना मुश्किल है, और अगर इसको तोड़ने जाऊँगा तो और मुश्किल है। व्हेन वी पीपल आर यूनाइटेड टुगेदर तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो कुल मिलाकर जो है वो सेम रहेगा। हाँ, और साथ में एक और बात बताता हूँ बच्चों, जो ब्रेकिंग स्ट्रेन होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेन वो भी सेम रहेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेन जो होता है बच्चों वो भी मटेरियल पर डिपेंड करता है। आप कुछ भी कर लीजिए, सेम ब्रेकिंग स्ट्रेन पे ही दो बॉडीज टूटेंगी। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे किसी 100 सेंटीमीटर वायर की लेंथ को जब मैंने 140 सेंटीमीटर कर दिया, 100 सेंटीमीटर की वायर की लेंथ को जब मैंने 140 सेंटीमीटर कर दिया तो वो टूट जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 200 सेंटीमीटर की वायर लूँगा तो वो 280 सेंटीमीटर पर जाकर टूटेगी। अगर मान लीजिए पहली वायर सेम मटेरियल की, ऑफकोर्स 100 सेंटीमीटर की वायर बच्चों अगर 140 सेंटीमीटर पर जाकर टूटी है तो 200 की 280 पे टूटेगी, बशर्ते उनका एरिया वगैरह सेम हो। कारण देखो परसेंटेज में, आप स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या है यहाँ पर बच्चों, इसका 40% और इसका भी 40% ही है भाई। 100 पे 40, 200 पे 80, 200 पे 80 का मतलब भी तो 40 ही हुआ ना। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रेन ले रहे होते हैं बच्चों वो परसेंटेज में ले रहे होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो हम स्ट्रेन ले रहे हैं, जो विकृति ले रहे हैं बच्चों वो परसेंटेज में लिया करते हैं। सो दोनों केस में बच्चों ये इसमें भी 40% पर जाकर टूटेगी और ये भी 40% पे। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेन फॉर अ मटेरियल आर कांस्टेंट। मैं छोटी सी बात आपको और बताता हूँ बच्चों, सी से डी के बीच में आप जो देख रहे हैं बच्चों, वायर जो है वो एकदम फ्लो होना शुरू कर देगी, बहुत तेज़ी से उसमें चेंज आएगा। और वायर में देखेंगे तो वायर हर जगह अभी पहले क्या थी, बिल्कुल एक जैसी थी, एवरीवेयर इट्स थिकनेस वाज सेम। लेकिन जब आप सी से डी के रीजन में देखोगे तो उसमें कुछ नेक और वेस्ट बन जाएंगी बच्चों। नेक मतलब समझते हैं गर्दन, गला भी शायद कहते हैं इसे, और ये जो है बच्चों ये कमर, किसी किसी का कमरा होता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये सी से डी के रीजन में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से वायर जो है बच्चों वो नेक और वेस्ट उसमें मिल जाएगी, नेक और वेस्ट उसमें मिलेगी। किस तरह से, ये देखिए इस तरह से भाई, जैसे अभी वायर की थिकनेस एक जैसी थी, लेकिन क्या होगा ऐसी कुछ ऐसी उसमें केसेस बन जाएंगे, कहीं वायर दुबली पतली हो जाएगी तो कहीं वायर मोटी हो जाएगी, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल जाती है बच्चों। और जहाँ बहुत ही पतली नेक बन जाएगी वहाँ से खट से टूट के बिखर जाएगी बच्चों। तो ये डी वो पॉइंट है जहाँ पर वायर टूटती है, और इसे हम लोग बच्चों डी को हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ जाकर फ्रैक्चर हो गया ना, टूट गई वो। और हमको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी स्ट्रेस लगाना पड़ेगी कि वो टूट जाए, उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा करते हैं बच्चों। उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहा करते हैं। उससे आप क्या कहते हैं बच्चों, उससे आप लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहा करते हैं। ये लीजिए साहब, तो ये अच्छा, ये जो ग्राफ हमने बनाया बच्चों, ये एक रफ ग्राफ हमने बनाया। हर किसी मटेरियल के लिए आपको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा ऐसा नहीं है भाई, किसी मटेरियल के लिए आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, किसी मटेरियल के लिए आपको ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा, बट मोस्टली जो ग्राफ मिला करता है बच्चों वो इस तरह का मिला करता है। तो हमने जो है साहब ऐसा बना दिया। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूँ मैं। अभी क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक लगातार आप स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे थे, और ये बी तक के रीजन में ऐसा था साहब कि अगर आपने कहीं पर भी उसको छोड़ा बीच में तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता है। मतलब ओ से बी तक का जो रीजन है बच्चों, उसमें जो इस पर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होते हैं, संरक्षी बल लग रहे होते हैं। कंजर्वेटिव
जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, या कंप्लीट लूप चलो तो वर्क डन 0 होता है। मतलब अगर मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक जाने पर आपने जितना वर्क किया तो यहाँ से यहाँ पर आने पे उतना ही वर्क वापस से रिलीज़ हो जाएगा। भाई मान लीजिए किसी बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाता हूँ और फिर यहाँ लेके आता हूँ, तो इस दौरान मैंने जितना वर्क किया होगा उतना ही वर्क वापस लौटते समय रिलीज़ हो जाएगा। एनीवेज, सो ये आपके पास में जो है बच्चों ओबी जो रीजन है बच्चों, उसमें जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, संरक्षी बल होगा। ओ से बी तक आप उसको एक्सटेंड करने में जितना वर्क करेंगे वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने में उतना ही वर्क एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ कर देगी बच्चों। एनीवेज, सो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, जितनी भी बातें बच्चों ये ज़रूर लिख लीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है बच्चों, ये ग्राफ एक मोस्टली जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनके लिए है, बट कई बार ये ग्राफ इससे अलग हटकर भी आपको दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, आई मस्ट टेल वन मोर थिंग, अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं और मैं आपको उन्हीं के बारे में बताता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल क्या होते हैं बच्चों? डक्टाइल जिनको आप आसानी से तारों के रूप में ढाल सकते हैं, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे बच्चों, विच कैन ईजीली बी माउंटेड इनटू थिन वायर्स, जिनको आप बहुत पतली पतली तारों में मोड़ सको बच्चों, ने आप डक्टाइल कहते हो। एक्चुअली ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बच्चों एक तरह से डक्टाइल मटेरियल के लिए ही है। डक्टाइल मटेरियल की विशेषता ये होती है बच्चों की जो पॉइंट डी होता है वो सी से काफ़ी फार होता है, काफ़ी दूर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, पॉइंट डी इज़ वेरी फार एंड अवे फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब जो जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, विच कैन बी ब्रोकन विथ लार्ज डिफ़िकल्टी, जिनको ब्रेक करना, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, जिनको तोड़ना आसान नहीं हो। ऑब्वियसली जितना मुश्किल होगा ये उतना दूर होगा पॉइंट उससे। और तो जैसे जो मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर हो गई, आपके पास में कॉपर हो गई, प्लेटिनम हो गई, ये जो है बच्चों ये डक्टाइल मटेरियल में आते हैं। इनमें पॉइंट डी जो होगा वो सी से काफ़ी दूर होगा। दूसरा हमारे पास में मटेरियल जो होता है बच्चों वो होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल जिसे हिंदी में बोलते हैं भंगुर। वो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है बच्चों? उनमें अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पहले आपको स्ट्रेट लाइन मिली, फिर कर्व मिला, फिर और कर्व मिला और कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या, जैसे ये ए, फिर ये बी, ये सी और ये डी। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, डी और सी जो होते हैं बच्चों वो काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लास के बारे में बात करें या सेरामिक भाग के बारे में बात करें, आपको पता है बच्चों ग्लास कैन इजीली बी ब्रोकन, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। सेरामिक तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। हालांकि ये जो हम ग्लास बोलते हैं नॉर्मली जो ग्लास यूज़ होता है, वरना आज की डेट में तो हम लोग ऐसे ऐसे ग्लास बना लेते हैं जो मेटल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स में से बुलेट पास हो जाएगी, लेकिन ऐसे ग्लासेस आपको मिल जाएंगे बच्चों जिनमें से बुलेट पास नहीं होती। ग्लास तो आज की डेट में मैं आपसे कहूँ बच्चों, तो सिविल इंजीनियरिंग में तो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है ग्लास की इंजीनियरिंग में, जिसमें केवल ग्लास से ही पूरा वर्क करने के लिए काम सिखाया जाता है। ग्लास की बिल्डिंग्स बनती हैं, आपको पता होगा आजकल बहुत सी जगहों पर तो बिल्डिंग जो है वो कंक्रीट की बनना ही बंद हो गई है, ग्लास की बनती है। काफ़ी इको फ्रेंडली किस्म की बिल्डिंग्स बना लेते होते हैं उससे। एनीवेज, अदरवाइज और कास्ट आयरन जो होता है बच्चों वो भी इसी का उदाहरण है। देयर आर मैनी वेरियस मेटल्स बच्चों जो ब्रिटल होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर पॉइंट डी जो है बच्चों वो पॉइंट सी के काफ़ी क्लोज हो तो फिर उसे आप कहा करते हैं बच्चों क्या, आपका ब्रिटल मटेरियल। और अगर वो दूर है तो उसे डक्टाइल। जैसे हमने जो ग्राफ बनाया बच्चों वो डक्टाइल के लिए ही बनाया, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आगे हम लोग देखें बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये जो बात करी बच्चों, इसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन इलॉन्गेशन के बारे में बात करी। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम लोग जो स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी कि उसे कंप्रेस करने का काम करते हैं। अभी तक आप क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन अगर आप उसे एक्सटेंड नहीं करें बच्चों, उसे आप कंप्रेस करें, मतलब स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो ये देखिए साहब ऐसा ग्राफ बना। मतलब वही घिसी पिटी सी बात, आपको स्ट्रेट लाइन मिला, उसके बाद में वो स्ट्रेट लाइन ना मिलते हुए थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। ये लीजिए पॉइंट बी कुछ इस तरह से, और पहले आपको स्ट्रेट लाइन फिर कर्व्ड मिला बच्चों। और पॉइंट बी जो होता है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं एक्चुअली क्रशिंग पॉइंट, इससे आप नाम देते हैं क्रशिंग पॉइंट। और इसके बाद में मटेरियल जो होता है बच्चों वो मैलिएबल नेचर गेन कर लेता है। मैलिएबल समझते होंगे, जिनकी पतली पतली आप चादर बना सको बच्चों, ऐसे मटेरियल जिनको आप चादर के रूप में ढाल सको, शीट के रूप में आप उनको मेटेलिक शीट के रूप में ढाल सको बच्चों, उन्हें हम बोला करते हैं
मैलिएबल मेटल, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार, आप लोगों ने ये पढ़ी हैं। मेटल फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, सिल्वर के बारे में, प्लेटिनम के बारे में, गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैलिएबल होती हैं। दिस कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू द शेप ऑफ थिन शीट्स, पतली चादरों के रूप में इनको ढाला जा सकता है बच्चों। तो ये आपके पास में मैलिएबल मटेरियल किस में काउंट होंगे बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास में जो है बच्चों इलास्टोमर्स होते हैं। इलास्टोमर क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यास्थलक इन्हें हिंदी में कहा जाता है, अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से प्रत्यास्थलक कहा जाता है बच्चों। इलास्टोमर्स में बेसिकली जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ग्राफ ऐसा मिलता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। दीज आर दोज मटेरियल बच्चों विच डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ, जिनके लिए हुक्स लॉ बच्चों नहीं लगता है। और एग्जांपल बताऊं, सिंपल आपके सामने बच्चों रबर या यूं कहा जाए बच्चों इलास्टिक, ये इनको हमने शुरुआत ही करी थी कि हम लोग इलास्टिक जो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जो इलास्टिक बोलते हैं और फिजिक्स में जो इलास्टिक होता है बच्चों वो डिफरेंट है। जैसे ये इलास्टोमर है, इनमें स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता। इन मटेरियल में बच्चों स्ट्रेस जो है, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती नहीं होता है। हेयर समथिंग डिफरेंट यू फाइंड, यहाँ पर जो स्ट्रेस है बच्चों वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इलास्टोमर जो होते हैं बच्चों इनका यंग्स मॉडुलस काफ़ी कम होता है, समवाट 10⁻5 या 10⁻6 की ऑर्डर का। हमारे घरों में हम लोग जो सॉरी घरों की बात बोल रहा हूँ भाई, जो इलास्टिक जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा होता है। मेटल्स का यंग्स मॉडुलस 10⁻10, 10⁻11, मे बी 10⁻12 की ऑर्डर का हो, लेकिन इनका जो वाई होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। हालांकि ये जो हम वाई बोल रहे हैं बच्चों कि 10⁻5 या 10⁻6 की ऑर्डर का होता है, तो ये तब होता है बच्चों जब हम लोग बहुत कम उनमें स्ट्रेस लगा रहे हैं, बहुत कम स्ट्रेस लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनमें नहीं लगा रहे हैं। इन जो इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स की सीधी सीधी परिभाषा अगर आपको बताऊं बच्चों, तो दीज आर दोज मटेरियल विच कुड बी एक्सटेंडेड टू विच कैन हैव लार्ज स्ट्रेन, जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आप ला सको। मतलब जैसे लेंथ 100 है, 100 से आप 200, 300, 400, 500, 600, 700, उनकी लेंथ आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सको। नॉर्मली किसी वायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ को मैं 2, 4, 5% भी बढ़ा दूं तो मैं हाफ जाऊंगा भैया, लेकिन इनकी लेंथ को आप 4-5% तो छोड़िए, 400, 500, 600, शायद 1000% तक भी बढ़ा सको। इलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल बच्चों जिनमें लार्ज स्ट्रेन डेवलप किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न की जा सकती है और इनकी यंग्स मॉडुलस बच्चों काफ़ी कम होता है। और यंग्स मॉडुलस अगर किसी मटेरियल का कम है तो उसे आप आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो उसे आप डिफ़िकल्टी के साथ में एक्सटेंड कर सकते हैं। और इनके लिए हुक्स लॉ नहीं लगता, रबर हो, इलास्टिक हो, ये इलास्टोमर्स की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। आयोर्टा, मेडिकल स्टूडेंट शायद जानते होंगे, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं बायो में भैया, बिल्कुल अनपढ़ गवार किस्म का प्राणी हूँ। आप संभवतया इवन मेडिकल स्टूडेंट छोड़िए, बाकी जो साइंस वाले भी होंगे उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छी खासी बायो पढ़ी है, पर मेरे को तो भैया बायो शब्द से ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मेरा पूरा बायो सिस्टम बिगड़ जाता है। एक बायो और एक सोशल साइंस, किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट आता है उनमें, मुझे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और बट अभी मैं वापस आता हूँ बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज़ ऐसे मिल जाएंगे जो कि इलास्टोमर्स की तरह काम करते हैं। आयोर्टा जो होता है बच्चों, जो कि ब्लड वेसल्स वगैरह में कहीं यूज़ होता है, अगर आपको शायद जानकारी हो, दैट इज़ आल्सो इलास्टोमर बच्चों। तो ये हमने कुछ अलग अलग बारे में बात करी बच्चों। आप लोगों ने देखा कि अगर कंप्रेस करेंगे तो फिर मैलिएबल, भाई आपको अगर उसको चादर के रूप में ढालना है तो आपको उसको पीटना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू कंप्रेस इट, आप उसको पीटेंगे जिससे वो पतली पतली महीन महीन चादरों के रूप में ढल जाएगा बच्चों। तो वो
मैलिएबल नेचर बताएगा। और मेटल्स ही आपको पता है बच्चों, दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, दे हैव शाइनिंग, पीटने करने से आवाज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हीट की कंडक्टर होती हैं। ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हो यार, मैं तो जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैं और आपको बताऊँ बच्चों, अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए हम स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ बना बच्चों वो समवट कुछ ऐसा बना। यहाँ तक मटेरियल इलास्टिक नेचर बताता है, आपको पता है। और कुछ इस तरह से बच्चों, पहले स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिर कुछ कर्व्ड मिलेगा इस तरह से। सो मान लीजिए ये O है बच्चों, ये A है, ये B है। इस रीजन में कोई मटेरियल इलास्टिक नेचर बता रहा है। और उसके बाद में बच्चों फिर वो ये कुछ एक रफ 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 चलिए ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। ये लीजिए साहब। अब क्या होता है बच्चों, O से A तक, O से A तक, फिर B तक बच्चों, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इलॉन्गनेट कर रहा हूँ। मतलब मैं उसमें एक्सटेंशन कर रहा हूँ, मैं उसमें प्रसार कर रहा हूँ बच्चों। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर B से A तक, अगर मैं मान लीजिए O से A तक के रीजन में आपने अगर कहीं पर भी उसको स्ट्रेस को हटाया, तो वापस उसी लाइन पर चल कर आएगा, आपको पता है बच्चों, वापस से उसी लाइन पर चल कर आएगा। लेकिन उसके बाद में फिर वो उस लाइन पर नहीं आएगा, आपने देखा अलग लाइन पर आता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब मटेरियल को एक्सटेंड करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। जब मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, उससे वापस से उसकी ओरिजिनल लाइन में लाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। और ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है बच्चों, इस ग्राफ को हम कहा करते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। इससे हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, इसे इलास्टिक हिस्टैरिसीस कहते हैं। स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है भैया, मैंने हिस्टैरिसीस की स्पेलिंग ये लिखी है, कुछ लोग और भी लिखा करते हैं। इस हिस्टैरिसीस को बोला करते हैं बच्चों हिंदी में शैथिल्य, शैथिल्य, प्रत्यास्थ शैथिल्य। और ये पर्टिकुलर जो लूप बनाया बच्चों, इसे आप हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और एक्चुअली जब किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, किसी वायर को आप जब बच्चों स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। और उसे स्ट्रेच करने में, कंप्रेस करने में आपको कुछ एनर्जी का लॉसेस मिलेंगे। कुछ एनर्जी के आपको लॉसेस मिलेंगे बच्चों। वो लॉस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जनरली हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में होते हैं। और वो जो लॉसेस मिलेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, आप वायर को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में जो एनर्जी के लॉसेस होते हैं बच्चों, दे आर प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस लूप। वो इस लूप के, इस वक्र के बच्चों क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। इसका एरिया जितना ज़्यादा लेंगे, लार्जर एरिया यू टेक, आप जितना ज़्यादा इसका एरिया लेंगे बच्चों, लॉस भी आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। आप ज़्यादा एरिया लीजिए, लॉस ज़्यादा मिलेगा, कम एरिया लीजिए, कम लॉस मिलेगा। और नेचुरल सी बात है बच्चों कि अगर ये जो लूप आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये थिक है, अगर थिक है, तो उस केस में ज़्यादा एरिया होगा। ज़्यादा एरिया होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा, एरिया मोर लॉस मोर। और इसका वाइस वर्सा, अगर वो थिन ग्राफ है, अगर मान लीजिए ये जो ग्राफ बना बच्चों, सपोज कीजिए कि अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, काफ़ी पतला किस्म का ग्राफ बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो फिर लॉस कम होगा। तो एरिया भाई, ये जितना मोटा ग्राफ लेंगे, जितना थिक लेंगे, लॉस उतना ज़्यादा मिलेगा, थिन लेंगे लॉस उतना कम मिलेगा, बिकॉज लॉस इज अल्टीमेटली प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया, ये एरिया के। और एक्चुअली आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाकर, प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ बनाकर, आपने स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में कितना वर्क किया, वो वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। आपको ध्यान हो, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता था, आपको ध्यान हो बच्चों। तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ का अगर एरिया आप निकालें, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर हुई या कितना वर्क आपको करना पड़ा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, या वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन उसमें कितना कार्य करना पड़ा, आप उसकी गणना कर सकते हैं बच्चों। सो ये जो है बच्चों, ये इलास्टिक हिस्टैरिसीस। आगे चल के आप लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप भी पढ़ेंगे उस समय हम लोग। बट अभी मैं आपको बताऊं बच्चों, जो लॉस होता है वो एरिया ऑफ लूप के प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा लॉस ज़्यादा, एरिया कम लॉस कम। ठीक, अगर ग्राफ है बच्चों तो लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा, अगर थिन ग्राफ है तो लॉस कम होगा क्योंकि एरिया भी कम होगा। और
हमें कई जगहों पर बच्चों ज़्यादा एरिया वाला मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, कहीं कम एरिया वाला मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी गाड़ियों के जो पहिए होते हैं बच्चों, वो रबर के होते हैं। आपको पता है सिंथेटिक रबर होता है, नेचुरल रबर तो काम का ही नहीं होता किसी। नेचुरल रबर जो पेड़ों से खोद के निकाला जाता है, पेड़ों की छालों से निकाला जाता है बच्चों, उससे आप लोग मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, उससे लैटेक्स कहा जाता है। लैटेक्स भी प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग केवल उसको लैटेक भी प्रोनाउंस करते हैं। लैटेक के जो उससे जो रबर मिलता है वो इतना यूज़फुल नहीं होता, बड़ा स्टिकी, बड़ा चिपचिपा किस्म का होता है। तो उसमें कुछ जो है वल्कनाइजेशन करना पड़ता है। वल्कनाइजेशन आप शायद जानते हो, रबर को मेल्ट कर लेते हैं, पिघाल लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, फिर उसमें सल्फ़र के साथ में मिलाकर उसको गर्म करते हैं अच्छी तरीके से उसको हीट करते हैं, तो फिर वो नॉन स्टिकी बिहेवियर का आता है, जिससे ये गाड़ियों के टायर बनते हैं बच्चों। तो गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो ऐसे लिए जाते हैं बच्चों जो कि पतले हों। कार टायर्स जो होते हैं, कार टायर्स जो होते हैं बच्चों, उनका वो पतले होते हैं, क्योंकि उनमें लॉस कम से कम आना चाहिए। क्योंकि अगर लॉस ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा हीट डेवलप होगी, तो वो कार का टायर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ऐसा रबर लिया जाता है बच्चों जो कि कम उसका हो। लेकिन हमारी जो गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं बच्चों, शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक अब जिन्हें कहा जाता है, जनरली वो स्प्रिंग्स होती हैं, आपको पता होगा बच्चों। तो वहाँ पर हम लोग जनरली थिक वाला यूज़ करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर हम लोग थिक वाला यूज़ करते हैं। कारण बताता हूँ कैसे। देखिए होता क्या है साहब, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी पर आराम से बैठकर आसपास को निहार रहे हैं, कौन कौन आया, कौन कौन गया, कोई पहचान वाली आ गई, तो भैया आप तो आनंद लेते हुए जा रहे हो। अचानक रास्ते में गड्ढा आया, आपने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया। अब जैसे ही आप गाड़ी को ब्रेक लगाओगे वैसे ही क्या होगा, आपकी जो तशरीफ़ होगी उस तशरीफ़ को बहुत सारी तकलीफ़ हो जाएगी भैया। तो इसलिए आपकी गाड़ी के पहियों के नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, या अब तो बहुत बड़े बड़े तरीके के मॉडिफिकेशंस हो गए हैं बच्चों। ये तो मैं साइकिल की सीट की स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ एक तरह से कहा जाए तो वो क्या होती है बच्चों, वो खुलती है और बंद होती है। उसमें कुछ टाइम लगता है और टाइम लगना भी चाहिए। उसको आप बोलते हो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी बॉडी पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, कुछ समय लगता है उसको ओरिजिनल शेप में आने में। अभी इसको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 1000, 2000, 5000, 10,000 बार कर लूँगा तो ये बेचारा थोड़ा सा डीट हो जाएगा, बोले अब तो बहुत खींच लिया, अब नहीं जाना मेरे को वापस। फिर धीरे धीरे जाएगा कि चलो यार, अपनी इलास्टिसिटी का गुण दर्शा, जैसे हम लोग मानवता का गुण दर्शाते हैं ना, वैसे इलास्टिसिटी का गुण दर्शाएगा, धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आएगा। तो उसमें इलास्टिक इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, द टाइम स्पान बिटवीन द रिगेनिंग ऑफ ओरिजिनल शेप एंड रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। और एक होती है इलास्टिक फटिग, कि बार बार किए जाओ तो बेचारा थक हार के बोलता अब नहीं और मुझसे सहा जाता, और वो इलास्टिक बिहेवियर खो देता, उसको बोलते हैं इलास्टिक फटिग। एनीवेज, सो हमारी गाड़ियों में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं बच्चों, उनमें जो स्प्रिंग लगाई जाती है या उनमें जो रबर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जनरली वो ऐसे यूज़ किए जाते हैं बच्चों जिनमें एरिया ज़्यादा हो, ताकि लॉसेस ज़्यादा हों और वो आराम से बेयर अप हो सकें। अगर वो जनरली जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जिनमें पाया जाता है उनमें एरिया मोटा मिलेगा आपको, जिनमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट पाया जाता है उनमें एरिया आपको मोटा मिलेगा, और जिनमें नहीं पाया जाता उनमें पतला मिलेगा बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बच जाया करते हैं। तो ये जो है साहब लॉस, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। और अच्छा, यहाँ पॉइंट डी पर जाकर वायर टूट गई बच्चों, ये तो ब्रेकिंग फोर्स था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस था उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह आपने नाम दिया था बच्चों। अब अगर मैं क्या करूं, पॉइंट डी पर जाकर यदि मैं स्ट्रेस को कम कर दूं, भाई डी पर जाकर वायर टूट जाती है, अब मैं अगर उल्टा काम कर दूं बच्चों कि मैं सोचूं कि नहीं आ रहा वायर टूट जाएगी, तो मैं स्ट्रेस को धीरे से कम कर दूं, तो भी आप देखोगे कि जब आप स्ट्रेस को कम कर दोगे बच्चों, तो भी उसमें स्ट्रेन तो लगातार बढ़ता ही जाएगा, स्ट्रेन लगातार बढ़ेगा। देखिए डी से एफ तक जब आप गए, भैया तो क्या हुआ, स्ट्रेस तो कम होते जा रहा है। देखिए स्ट्रेस कम हो रहा है, भाई ऊपर जाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, नीचे आओगे तो स्ट्रेस कम होगा। सो डी से एफ तक बच्चों क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, लेकिन स्ट्रेन अभी भी बढ़ रहा है, तो ये भी मटेरियल में पाया जाता है। हालांकि कुछ मटेरियल तो डी पर ही टूट के बिखर जाएंगे कि तोड़ दिया मुझको, सोचेंगे बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिन पर अगर आपने स्ट्रेस को कम कर दिया तो भी उनमें स्ट्रेन जो है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो है बच्चों हम लोगों ने बात करी है, मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ अलग अलग पुस्तकों में, इंटरनेट पर, जर्नल्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा। डिपेंड्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। मटेरियल डक्टाइल है,
मटेरियल इलास्टोमर है, मटेरियल ब्रिटल है, मैलिएबल है। मैलिएबल में आपको स्ट्रेस जो लगानी पड़ती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगानी पड़ती है, और फिर उसमें क्रशिंग पॉइंट के बाद में जाकर बच्चों मैलिएबल नेचर हो जाता है मटेरियल का, और उसके बाद वो चादर के रूप में ढलने लग जाता है। पॉइंट डी की जो स्ट्रेस है बच्चों उसे आप ब्रेकिंग स्ट्रेस तो कहते हैं, इसके अलावा इसे बच्चों अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहा जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस, भाई इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप नहीं लगा सकते। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ बच्चों, एक थोड़ा सा विरोधाभास रहता है यहाँ पर, खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे यदि तो आप देखेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेस इसको नहीं कहते बच्चों, किसी और को कहते हैं। बट अभी हमारे लेवल पर आप इसे ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल दीजिए, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल दीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दीजिए, तमाम तरह की बातें बोल सकते हैं बच्चों। एक बात और, ये जो था तरीका बच्चों जिसमें आप एक्सटेंशन करते हैं वायर को, इसे आप लोडिंग ऑफ वायर भी कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे वायर पर आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं। जब लोड बढ़ाते जाएंगे तो उस पर स्ट्रेन बढ़ते जाएगा, और उसके बाद में बच्चों ये जो कंप्रेशन वाली सिचुएशन आएगी, इससे हम लोग बच्चों अनलोडिंग भी कह सकते हैं। अनलोडिंग क्यों कहा? क्योंकि इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बच्चों, लोड को कम करते जा रहे हैं, स्ट्रेस को कम करते जा रहे हैं, स्ट्रेन भी कम होते जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वही का वही नहीं फॉलो करेगा बच्चों, उससे कुछ अलग फॉलो करेगा, और जितना एरिया उतना ज़्यादा लॉस आता है।